गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। हम अपने सेशन को फिर से आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका पीछे सेशन छूट गया था, जो क्वेश्चंस थे उनको हमने और आगे बढ़ाया है। थोड़े से उससे एडवांस क्वेश्चन लिए हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर में, वो स्पेसिफिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड है, उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दो शिप्स है अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो कहाँ से देखा जा रहा है? लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है। तो हम एक लाइट हाउस ले लेते हैं। लाइट हाउस का टॉप यहाँ होगा। अब यहाँ पर उसको बताया गया है कि जो दोनों शिप्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लाइट हाउस के एक तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर होगा, तो दूसरा यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हैं। तो पहले वाले शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बनता है? मान लीजिए यहाँ से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसका, इसके साथ ये आपका कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है। अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम पोजीशन दें ए बी सी, इसी प्रकार से जो दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो आपका कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ऊपर से बनेंगे, ऑल्टरनेट होने से नीचे उनको हम बराबर कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें। तो हमारे पास फिर से दो ट्रेंगल बनकर आए हैं। दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। तो अब हमें दो ट्रायंगल्स को जब इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग डिस्टेंसेस चाहिए होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। इसको अगर आपने x माना है तो दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। इसको y भी लेट कर सकते हो। तो फिर x प्लस वाई करके आपको निकालना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल हैं, एक एक ले लीजिए सॉल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो आपको हाइट पूछी गई है लाइट हाउस की, उसको आपको h लेना है। इसको h ले लिया, स्मॉल h। तो ए बी सी में आपको क्या दिखेगा? 30 डिग्री दिखेगा। तो 30 डिग्री के लिए 10 का इस्तेमाल कीजिए। 10 बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन एक्स। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। तो ये हो गया आपका h अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर हो जाएगा h√3। तो आपके पास x की वैल्यू h के टर्म में आ गई। तो अभी ना आपके पास x आया है ना h आया है। तो आप दूसरा ट्रायंगल इस्तेमाल करिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें आपका है 1045 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अब इक्वेशन को 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 100 माइनस एक्स की जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? h√3, h√3 इक्वल टू h। तो h फाइंड करने के लिए आपको h को वन साइड में ले जाना चाहिए। 100 बराबर h प्लस h√3। तो h आ गया कॉमन। तो 100 इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस √3 ब्रैकेट में आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 100 अपॉन 1 प्लस, या ऐसे √3 प्लस 1 हो गया। इसको रैशनलाइज करना होगा क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू बन नहीं रही है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो h इक्वल टू कितना हो गया? 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आपको लिख लेना चाहिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी। अगर इन दोनों को ऐसी स्थिति कहीं बन जाए तो वहाँ पर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इधर भी इस्तेमाल होता है, यहाँ से इधर भी। तो ये फॉर्मूला दोनों ही रूप में इस्तेमाल होता है, सभी हो जाते हैं, ये नहीं, सभी फॉर्मूले ऐसे इस्तेमाल होते हैं। 100 1.73 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 100 ये हो गया आपका 0.73 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 50
इंटू 0.73 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 3 से 15 तो 36.5 मीटर। तो आपका टावर है उसकी जो आपकी हाइट आई है वो आई आपकी 36.5 मीटर। तो ये आपका जो टावर है इसकी हाइट आपकी 36.5 मीटर आती है। तो फिर से वही काम हुआ, दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बनने के बाद आपने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन में आपने फिर से x को एलिमिनेट कर दिया और फाइनली आपको h मिल गया। अगर x की वैल्यू भी पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि उसने पूछा नहीं है, क्योंकि टावर से इनकी इंडिविजुअल जो डिस्टेंसेज हैं वो कितनी है ये पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर पूछे तो आपको x यहाँ से मिल चुका है, तो यहाँ से ये h की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू जो आपकी आई है, इससे पहले जो आपकी h की वैल्यू यहाँ मिल रही थी ये वाली पुट कर सकते हो, अंडर रूट के साथ में जो वैल्यू थी, फिर मल्टीप्लाई करके फाइनली फिर √3 की वैल्यू पुट करना। क्योंकि अगर आप ये फाइनल वैल्यू रखोगे यहाँ पर कोई गलती तो नहीं होगी, लेकिन फिर से √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और वहाँ पर फिर उसको 100 में से माइनस कर सकते हो, अगर ऐसा पूछा जाए तब। पूछा नहीं गया इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहीं रोक दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance p and q meters from the base and in the same straight line with it are the complementary. Prove that height of the tower is under the root pq. क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको एक टावर लेना है जिसकी हाइट आप h ले लेंगे, ए बी, और इस टावर से अलग अलग दो डिस्टेंसेस दी गई हैं, एक p दी गई है, यहां से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप के साथ बनता है, और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका ये तो p हो गया, और यहां से फुट से ही एक और दूसरी डिस्टेंस ली गई है, जो टोटल डिस्टेंस है आपकी वो आपकी ली गई है q, वो ये टोटल डिस्टेंस q ली गई है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों एंगल का समीशन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपने इस एंगल को लेट कर लिया अल्फा, तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का समीशन कितना होगा, लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स, अल्फा, हमने अल्फा लिया तो हम अल्फा ही लेंगे, अल्फा। देन अब हमारे पास क्या होता है कि दूसरा एंगल आप कुछ और अगर लेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड एंगल आपने क्या मान लिया, सेकंड एंगल आपने मान लिया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 90, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दो एंगल जिनका समीशन कितना हो 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल आपका है ये असल में या तो आप इसको बीटा कह सकते हो जिसका रिप्रेजेंटेशन 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हमें इस रूप में इसकी ज़रूरत है इसलिए हमने इसको अल्फा के रूप में ही माना है। हम बीटा भी मान सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बात एक ही है। आप जैसे उचित समझे कर लें। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको सी लेंगे और इसको डी लेंगे, ए बी सी में ये होगा आपका 10 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पहली कंडीशन ये बनती है। अब 10 90 माइनस अल्फा, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपने कहाँ इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, 8th चैप्टर में, 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो यहाँ थीटा की जगह पर अल्फा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब यहाँ पर कोट अल्फा में इक्वेशन आ रही है, अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी की कंडीशन को देखते हैं। ए बी डी में क्या बन रहा है, 10 अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू।
तो पहली इक्वेशन जो आपको दिख रही है ये 10 कॉट अल्फा है, दूसरी वाली में 10 अल्फा है। तो यहाँ पर इक्वेट नहीं हो पा रहा है कुछ, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये कर देते हैं हम 1/10 अल्फा इक्वल टू h/p। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 1/10 अल्फा की वैल्यू कितनी है, h/q इक्वल टू h/p। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, q/h बराबर h/p क्रॉस मल्टीप्लाई। h स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका p इंटू क्यू। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट पी क्यू। क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है, तो प्लस में ही रहेगी, इसलिए पी क्यू ही इसको कंसिडर किया जाएगा। तो आपका ये प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था। टावर की हाइट अंडर द रूट पी क्यू है, तो आपने उसको प्रूव कर लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और ये दूसरों के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, ये है। ये भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कोई जेट है एयर में, मान लीजिए यहां पर कोई जेट है, ये जेट है, इसका कोई पॉइंट लेकर चलेंगे। इस पूरे जेट को इतना बड़ा नहीं लेते हम, उसका एक पॉइंट लेकर चलते हैं, उसको पॉइंट मानकर चलते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर कोई जेट है, तो इसको क्या मानकर चलेंगे, हम एक पॉइंट मानकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी शेप बना दें तो उसका एक पॉइंट ही लेना होता है। तो यहां पर ये आपका जेट हो गया, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से 60 डिग्री है। तो वो किस तरह से होगा, यहां से मान लीजिए ऐसे 60 डिग्री होगा। अगर इसकी लेंथ ऐसे नीचे परपेंड, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंथ ऐसे है, तो यहाँ पर ये एंगल आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आगे 30 सेकंड तक इसने फ्लाइट किया है। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लाइट कर रहा है, तो ये उड़ते 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 यहाँ पहुँच गया 30 सेकंड। यहाँ ये कितना सेकंड तक इसने ट्रैवल किया, 30 सेकंड तक। ये टाइम है, यहाँ आपके पास डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। तो 30 सेकंड तक इसने ट्रैवल किया, और उसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, इस बार 30 डिग्री बन गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल बनकर आ गए, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू है सिर्फ इतनी है, ये कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, तो हाइट जो है आपकी कितनी है 3600√3। यहां पर भी होगा ये उतना ही 3600√3। कांस्टेंट हाइट है, इसका मतलब उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है। यहां से यहां तक उसकी डिस्टेंस कितनी थी, जो पहले वो ट्रैवल करके गया होगा, तो उसको x मान लीजिए, और यहां से यहां तक कितनी है, वो y मान लीजिए। अब आपसे पूछा गया है स्पीड। अब स्पीड का तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता, इसमें तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। स्पीड कहां से आ गया, तो अब स्पीड का मतलब क्या है, जब आपके पास डिस्टेंस होगा और टाइम होगा तो आप आराम से स्पीड भी निकाल सकते हो। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है। इन ट्रायंगल ABC, इसमें इस्तेमाल करेंगे 1060 इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3600√3 अपॉन बेस आपने लिया है x। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू हो जाएगा 3600√3 अपॉन x। क्योंकि सामने है, बिना किसी कॉम्पोजिशन प्लस माइनस में है, तो आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू 3600 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3600 मीटर, इक्वेशन 1। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू के लिए सॉल्व करिए। इन ट्रायंगल DEC, जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पूरे को इस्तेमाल करिए। यहाँ पर होगा आपका 1030 इक्वल टू हो जाएगा 3600√3 अपॉन बेस है आपका x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 3600√3 अपॉन x प्लस वाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3600 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। दोनों की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3600। अभी इतना ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या करेंगे, पहली से आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका है 3600 प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3600। अब y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 3600 माइनस 3600। तो 3600 कॉमन आ गया तो बचा क्या अंदर, 3 माइनस 1। तो y इक्वल टू हो गया आपका 3600 इंटू 2, तो ये हो गया 7200 मीटर। तो 30 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7200 मीटर। अब इतना जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 30 सेकंड में, तो अब आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 7200, टाइम कितना आपका पास 30 सेकेंड, तो कितना हो गया 720/3। तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, तो उस जेट की जो स्पीड है वो आपकी है 240 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये वाला जो पोर्शन है इसमें बाद वाला, ये थोड़ा सा बढ़ाकर पूछा गया है। अक्सर यहाँ पर पूछा जाता था कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने हाइट पर उड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन सब तक पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें हुआ है कि इसमें स्पीड पूछ ली गई है, तो डिस्टेंस निकाल के टाइम अगर दे दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखते हैं इससे जो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए उससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक टावर है, उस टावर के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि बहुत दूर से, काफ़ी दूर से टावर की तरफ एक कार आ रही है। जहाँ इस समय कार है वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो इस समय 30 डिग्री का है। स्टार्टिंग में वो 30 डिग्री का, कार यहाँ पर है वो 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पर ये पहली पोजीशन है, ये इस समय इंसान ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कोई कार है, तो उसकी आंखों के साथ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री। अब कार यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हुई टावर की तरफ जा रही है, तो चलते चलते उसने अपने पोजीशन को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और अभी भी वो चलती ही जा रही है, रुकी नहीं है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लेती है वो 6 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 6 सेकंड का समय लेती है। यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है, 6 सेकंड का समय लेती है। कार अभी भी यूनिफॉर्म स्पीड में है और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये यहाँ पर 60 डिग्री हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार कितना समय लेगी, मान लीजिए t सेकंड लेगी। अब आपको t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इस क्वेश्चन में समय पूछा गया है, पहले स्पीड पूछी गई थी, यहाँ समय पूछा जा रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जा रहा था, डिस्टेंस पूछा जा रहा था। क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदल दिया। अब देखिए अब इसमें क्या है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को y मान लेते हैं और इसकी जो टावर की हाइट है उसे स्मॉल h मान लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने लेंथ में ली हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये आपका टाइम है, ये भी आपका टाइम है। और कार क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है कि उसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया है। सी से लेकर डी तक जो स्पीड थी वह डी से लेकर बी तक भी वही स्पीड है। तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड है
C से लेकर D तक, वही स्पीड होगी इसकी D से लेकर B तक। तो ये दोनों स्पीड बराबर रहने वाली हैं। अब यहाँ इसमें अंतर क्या दिख रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पीड है, तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है स्पीड बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ x है, और टाइम कितना है यहाँ पर 6 सेकेंड है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है y है, और टाइम कितना लिया गया है t सेकेंड जो आपने ले लिया है। तो हमें क्या क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए और t चाहिए। t निकालने के लिए मतलब अगर x और y आपको मिल जाएं तो आप आराम से यहाँ से t फाइंड कर सकते हो। तो ये तरीका है आपको पहले इसको इस तरह से बना लेने का। ये इक्वेशन आपने बना ली, पहली इक्वेशन। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे हम इसको हल करते हैं। तो है इन ट्रायंगल ABD में tan 60 इक्वल टू होगा आपका h अपॉन y, क्योंकि ये लेंथ जो आपकी हाइट है h है और ये बेस आपका y है। tan 60 कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा h अपॉन y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई h अपॉन √3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपके पास y की वैल्यू h के टर्म में मिल गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी h के टर्म में मिल जानी चाहिए। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिया है, tan 30 डिग्री दिया गया है। तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा h अपॉन x प्लस वाई। तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपका h √3। अभी यहाँ पर x निकालने के लिए आपको y को यहाँ से हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। h √3 माइनस वाई हो गया। y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फ्रॉम 2 and 3 तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा h √3 माइनस h अपॉन √3 तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ गया √3। तो 3h माइनस h √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3h माइनस h बराबर हो गया आपका 2h अपॉन √3। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 4 में। अब आपको क्या करना है, यहाँ x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या लेना है आपको, फ्रॉम 1 की ज़रूरत है और 2 की ज़रूरत है एंड इक्वेशन नंबर 4 की ज़रूरत है। तो आप 1, 2 और 4 को यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। अब कैसे होगा, चलिए आप पहले लिख लेते हैं 1 को। x अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन t। x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू है 2h अपॉन √3 अपॉन 6 इक्वल टू y की वैल्यू है आपकी h अपॉन √3 अपॉन t। ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2h अपॉन 6 √3 इक्वल टू h अपॉन t √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो हो गया 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन t। ये हो गया 3 टाइम्स कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर आ गया आपका 3 सेकेंड्स। तो इस कार को D से B तक पहुंचने में जो समय लगने वाला है वो आपका लगेगा 3 सेकेंड्स। तो देखिए इस तरह से टाइम का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहां पर स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होते हैं। बस क्या होता है कि उस लेंथ को इस्तेमाल करना पड़ता है आपके दूसरे फॉर्मूले में, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए शिक्षा यंत्र पर। थैंक यू।